नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों की पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 7 है ना, ध्यान रखना, ये 7 है। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला होता है ये K2Cr2O7। ये गलती से छपा होगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ भौतिक गुणों के बारे में जानकारी लेंगे, इनको पहचानना है हमें। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को जानिए। सबसे पहली बात तो बेटा कि आप बिल्कुल बड़े धीरज से अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। बोलते हैं जो आदमी मेहनत करता है वो उसी को रिजल्ट मिलता है। सही बात है। आखिर मेहनत क्यों करते हैं भाई? और रिजल्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आगे के भविष्य को बेहतर बना सकें। फिलहाल अब बात करता हूं मैं कि भाई अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट होता कैसा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ना, वो नारंगी रंग का क्रिस्टल होता है, और जब इसका विलयन बनता है वो भी नारंगी रंग का विलयन बनता है। नारंगी मतलब संतरे वाला रंग है ना, ऑरेंज कलर का होता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल। अगर आपने देखा होगा तो लैब में जाएंगे तो ये दिखाई भी देगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे K2Cr2O7 बताया था ना, ये 7 है बेटा, ये 7 है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका अणुभार होगा 247। बेटा यहां पर आपको बता दूं कि ये आयन है, इसमें Cr2O7-2, ये आयन है। ये क्या है? इसका आयन है। इस आयन का नाम क्या होगा? डाइक्रोमेट आयन। इस आयन का नाम होगा डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, इसका संरचना सूत्र होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा। Cr ऑक्सीजन O-, अब ऑक्सीजन आपके पास हो गए 1 2 3, 2 ये एक ऑक्सीजन, ये चतुष्फल की संरचना के रूप में है, ये अब ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होगी। ये है डाइक्रोमेट आयन की संरचना। इसको हम यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट को कहा जाता है, एक नाम दिया गया है, सुर्खकाही के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सभी क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसको सुर्खकाही के रूप में जाना जाता है। ये कुछ बातों को ध्यान रखिए। बस आगे चलते हैं हम। भौतिक गुण, ये होता कैसा है? ये दिखने में ये क्रिस्टली ठोस है, नारंगी रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। ध्यान रखिए, कुछ बातें बता दो, इसको नोट बस करते जाइएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जानकारी एकदम डायरेक्ट दे रहा हूं मैं आपको, इन चीजों को बस ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें आज सीखेंगे, जो सीखने वाली बारी आएगी तो मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ये ठंडे जल में बहुत कम विलेय होता है, परंतु गर्म जल में बहुत विलेय होता है। इसके जल में विलेयता के बारे में बता दें, 15 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम 100 ml विलेय, मतलब 100 ml पानी में 10 ग्राम घुल जाता है। इतना ज्यादा विलेय है, बहुत काफी मात्रा में घुल जाता है। इसका गलनांक है इनका गलनांक है 398 डिग्री सेल्सियस। ये बस याद रखिए 3 बातें। नारंगी क्रिस्टली ठोस है, दूसरा ये 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 ग्राम प्रति 100 ml घुल जाती है, यानी कि और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा घुलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा विलेयता है इसकी, और 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा ही तापमान होता है, आपको पता होगा। गलनांक है 398 केल्विन। चलिए बच्चों, अब काम की बातें शुरू हो गया। बहुत अच्छे से याद रखना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। चलिए मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करके दिखाता हूं।
K2Cr2O7, इसको गर्म करूंगा तो ये मिलता है पोटेशियम क्रोमेट बनता है। पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेशियम क्रोमेट होता है K2Cr4, ये बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट बनता है और बनता है क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, Cr2O3 बनता है। अब यहां पर मैं इसको बैलेंस करता हूं, चलिए Cr2O3। यहां पर एक चीज और देखिएगा कि क्रोमियम है एक, यहां पर है 2, यानी 3 हो गया, यहां पर सिर्फ 2 है। एक काम करता हूं, मैं बैलेंस करता हूं। बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और 2 4 हो गया, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 4 हो गया। यहां पर देखो पोटास भी है, यानी पोटेशियम भी है, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की काउंट करते हैं। ऑक्सीजन 14 है, 7 दूनी 14। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 4 दूनी 8, और 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 11, 11 यहां पे 14 है, तो यानी कि 3 ऑक्सीजन बचता है, 3 ऑक्सीजन बचता है। बेटा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मिलता है आपको, तो इसका सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में प्राप्त होगा, यानी ये O। अब इसको बैलेंस को O2 लिखना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे O2 कर दिया मैंने, तो एक काम करता हूं 3/2 लिख दूं, तो हो गया 3 है, 3 दूनी 6, 6/2, यानी कि 3 ही ऑक्सीजन है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा भी लिख सकते हो। ये 4 K2Cr2O7 प्लस, सॉरी, इसको गर्म किया जा रहा है ना, गर्म कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म लिखिए आप यहां पे। गर्म करेंगे तो विघटित हो जाएगा। विघटित होने पर क्या मिला? 4 K2Cr4 प्लस 2 Cr2O3 प्लस 3O2, इस तरह से। हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन। ऊष्मा का प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, ये तो यार रिएक्शन हो गया। ऊष्मा का प्रभाव क्या क्या हुआ? क्या ये रिएक्शन आपको याद हो गया? मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूं कि क्या आपकी याद हो गया। बिल्कुल आसान है। क्या बन जाता है? K2Cr, देखो इधर इतना ध्यान रखना, K2Cr2O7 जो है अब घटित होकर के बनाता है K2Cr4 प्लस ये टूट जाता है Cr2O3 में और O2 में। बैलेंस करने के बाद, जैसे रिएक्शन मैंने बताया, उसके बाद ये बैलेंस हो गया, तो बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन मिलता है। सो मैं आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि बैलेंस डायरेक्ट भी बैलेंस किया जा सकता है रिएक्शन करते करते, या फिर बाद में आप कर लीजिए, आपकी मर्जी होगी। तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए, अलग पार्ट है, रिएक्शन के पार्ट में नहीं आता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस बाद में कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस ले लेना चाहिए। K2Cr2O7 को अगर मैं क्षार के साथ क्रिया कराता हूं तो वो क्या रिएक्शन करेगा, और अम्ल के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या रंग बनेगा, इसके बारे में बात करता हूं थोड़ा सा। तो देखिए, क्षार से क्रिया K2Cr2 अगर मैं क्षार से क्रिया कराता हूं तो वो क्रोमेट बनाता है, डाइक्रोमेट से वो क्रोमेट बनाता है। रिएक्शन करके दिखाता हूं, बड़ा आसान लगेगा, मजा आएगा आपको सुन के। K2Cr2O7, इसकी अभिक्रिया क्षार मतलब मैं KOH से रिएक्शन करा के दिखाता हूं आपको। अगर मैंने KOH विलयन से रिएक्शन कराया तो क्या बनाएगा? ये बिल्कुल सिंपल से देखिए, ये डाइक्रोमेट है, ये नारंगी रंग का विलयन है, और ये नारंगी रंग के विलयन में मैंने क्या मिलाया? KOH मिलाया, तो ये डाइक्रोमेट की जगह क्रोमेट बन जाता है। क्रोमेट क्या होता है मैंने बताया आपको, K2Cr4 होता है, ये पीला रंग का बन जाता है। अब बताओ बेटा, यहां पर देखो कितना है, K कितना है, Cr जो है 2 बार है, तो मैं इसको 2 कर दूं तो K टोटल कितना हो गया? 4। यहां पर कितना है भाई? 2 और 1 3, इसको 2 कर दूं, 4 हो गया। बिल्कुल आसानी से देखिएगा, 4 हो गया। अब क्या बचा है देखो, आप ऑक्सीजन दोनों तरफ काउंट करो। K 2 हो गया, 2 हो गया, Cr 2 हो गया, Cr भी 2 हो गया। देखो K 2 और 2 4 है, यहां पर 4 है, Cr 2 है, उधर 2 है। अब ऑक्सीजन 7 है इधर, और यहां पर 2 9, 7 2 9 है, यहां पर कितना है?
4 दूनी 8, 1 ऑक्सीजन बचा है। हाइड्रोजन 2 है तो इस तरह से ये पानी बन गया। तो ये रिएक्शन हुआ इसका। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए तो ये बताया गया है कि डाइक्रोमेट क्रोमेट बनाते पीला रंग का विलयन बना लेता है। अगर मैंने इसी पीले विलयन में मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट है का विलयन है, उसमें मैंने KOH मिलाया, पीला बन गया। इसके कारण अगर मैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देता हूं या कोई अम्ल मिला देता हूं, अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिला देता हूं, तो क्या होगा देखो, K2CrO4 की अभिक्रिया में अगर H2SO4 से कराता हूं तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा K2Cr2O7 वापस मिल जाएगा। और कैसे, ये K जो है इसके द्वारा ले लिया जाता है तो K2SO4 बन जाएगा। जब K2SO4 बन रहा है तो K तो 4 बार हो गया, तो मैं इसको 4 करने के लिए 2 से गुणा कर देता हूं। Cr2 हो गया, यहां पर Cr2 है, तो देखो K4 उधर भी K4, 2 और 2 4, Cr2 यहां पर है Cr2। अब देखो क्या है, ये 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, 4 4, यहां पर देखो कितना ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 है, जबकि यहां पर से केवल 7 है, तो यहां पर मिल गया एक हमें पानी। इस तरह से इसका जो रंग जो है पीले रंग का विलयन था, अब फिर से वह नारंगी हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिएक्शन याद रखना, इस रिएक्शन को करना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब इसमें क्षार मिला जाता तो पीला क्यों हो जाता, और पीले विलयन में अगर हम अम्ल मिला दें तो फिर से नारंगी क्यों हो जाता। ये पूरा का पूरा रिएक्शन है आपके लिए, ये आपको करना है भाई। आपको बहुत सारे बच्चों को जो समझ में नहीं आया है मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन याद रखना बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको फिर से समझाना शुरू कर दूं, इसकी जगह पे आप वीडियो दोबारा करिएगा, थोड़ा रुक करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैं अगर इसको समझाना चाहूँगा तो समझ में भी आ जाएगा, हर बच्चे को आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चाहता हूँ कि और भी चीज़ों को सीखना है, इसलिए थोड़ा सा समय आपको लगेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर एक बात और कहा जाता है कि इस जगह पे चूंकि हमने क्षार मिलाया, यानी कि इसको कहा जाता है कि यहाँ पर pH बढ़ाने पर, ऐसा भी बोलते हैं लोग। और चूंकि यहां पर अम्ल मिलाया तो यहां पर लिखते हैं कि pH कम करने पर, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन का pH अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि क्षारी कर दिया जाए, तो वो पीला पड़ जाता है। क्यों, इस तरह की बात आती है। और अगर उसका क्या रंग को pH को हटा दिए तो वो क्या बन जाएगा, pH को हटा देंगे तो वो फिर से नारंगी हो जाएगा, ये पूछा जाता है। ये हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब चलें, ये तो रिएक्शन, अब दोबारा इसको करके देखो बेटा। मैं हर बार एक रिएक्शन के बाद एक ब्लैंक छोड़ दिया ताकि उस रिएक्शन को आप करके एक बार प्रैक्टिस करें। सांद्र H2SO4 से क्रिया, इसके अम्ल से रिएक्शन कराने पर क्या होगा वो जरा देखें। देखिए, दो तरह से रिएक्शन है, इसको ठंडे में और गर्म में।
तो दोनों के लिए मैंने थ्योरी तो लिख दी है यहां पे, उस थ्योरी को ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो यह है कि जब इसमें सांद्र अम्ल से रिएक्शन सॉरी पहले तो मैं करूंगा ठंडे सांद्र में और फिर गर्म सांद्र में। तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया ठंडे और सांद्र H2SO4 से कराता हूं तो क्या बनेगा, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग है नारंगी रंग का, वो लाल रंग का क्रोमिक एनहाइड्रेट बनाता है। क्रोमिक एनहाइड्रेट यानी कि इससे जल निकल जाएगा। तो देखो कैसे रिएक्शन होता है, इनको जरा देख लेते हैं। K2Cr2O7 की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं। तो बेटा एक चीज तो यहां पर देखने को मिलता है कि एक K और एक एक H हट गया, तो इन्होंने एक H की जगह KHSO4 बनाया, यानी यहां पर बनता है पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है। पोटेशियम बाइसल्फेट जो है उसके बनने के बाद अब यहां पर यह चीज देखना होगा कि इसका एक ऑक्सीजन को लेकर के पानी बन जाए। तो बेटा यहां से देखिए ये 2 बार मुझे लेना पड़ेगा ताकि ये H2 यहां पर क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड जो बनना है उसके बारे में बात कर सकता हूं। यहां पर देखिए फिलहाल तो मैं ये इस बारे में बात करता हूं कि ये बन गया। सेकंड फिर बाद में बैलेंस कर लेंगे। चलिए दूसरा है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है CrO3 बनाता है, इस तरह का कंपाउंड बनाता है। और CrO3 2 टाइम्स, यस। फिर यहां पर ये 2Cr हो गया। अब दोनों Cr हो गया, तो अब देखो ऑक्सीजन को भी चेक कर लेते हैं एक बार, कितना है बचता है इसमें, एक हाइड्रोजन। चलिए ठीक है, मैं इसको अगर 2 बार लेता हूं और इसको अगर 2 बार लेता हूं तो मेरे पास SO4 हो गया, 2 H बचता है, एक ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये पानी H2O। चलो चेक करते हैं क्या मिला है। K 2 बार, Cr 2 बार, और हाइड्रोजन 4 है। अब यहां पर हाइड्रोजन 4 है कि नहीं, 2 यहां पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन 7 है इधर। ऑक्सीजन इधर कितना है देख लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7। ओके, रिएक्शन कंप्लीट। ये रिएक्शन हो रहा है यहां पे, और ये लाल रंग का पदार्थ है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये नारंगी से वो लाल रंग का पदार्थ बन जाता है, लेकिन ठंडे सांद्र H2SO4 है। ये कॉन्सेंट्रेट है और ये ठंडा है। देखिए गर्म करने पर ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस रिएक्शन को भी हम देखते हैं। चलिए बहुत आसान सा रिएक्शन है। तो गर्म की कंडीशन में क्या है, बहुत ही आसान रिएक्शन, देखो क्या ये, इस रिएक्शन को कई बार यूज भी करने हैं अपने को। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस। क्रोमियम की संयोजकता 3 होता है बेटा, इसलिए SO4 3 लगेगा। SO4 की संयोजकता 2 है, इसलिए ये 2 होगा। ठीक है, चलिए तो Cr2SO4 थ्राइस। अब इसी जगह पे देखो कितना हुआ, SO4 4 बार, तो ये हुआ 4 5 4 पानी निकल जाएगा, 4 H2O और 3 ऑक्सीजन, इस तरह से। लेकिन यहां पर मैंने कहा है कि O2 कर दूं, तो ये बाई 2 ये लिख दीजिएगा, ज्यादा आसान होगा, ज्यादा लंबा मत खींचिए। वैसे तो नवजात ऑक्सीजन देता है अगर ये तनु H2SO4 होता तो, लेकिन गर्म होने की स्थिति में सांद्र H2SO4 और गर्म सांद्र H2SO4 है और गर्म वातावरण में यह अभिक्रिया हो रही है, तब की स्थिति में ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिसके पीछे आपको बहुत मेहनत करना है, उनके बारे में हम बात करते हैं। वो है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपने देखा है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए। तो बेटा यहां पर थोड़ा समझेंगे मेरी बात। जो रिएक्शन मैंने यहां पर कराया लगभग वैसे ही रिएक्शन है, चलो समझेंगे एक बार। K2Cr2, एक रिएक्शन को ध्यान से देखना, Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये रिएक्शन क्या करेगा बेटा? K के बारे में जानते हो, K एक ऑक्सीजन संख्या +1,
Cr भले ही यहां पर +6 है परंतु ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके कारण SO4 बनाएगा K2SO4 और इनके साथ बनाएगा Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O। क्यों क्यों? Cr दो बार अच्छा SO4 टोटल देखो 3 और 1 4 बार है, मैंने 4 ले लिया, +3 ऑक्सीजन, जो कि पहले रिएक्शन में बता चुका हूं। यह रिएक्शन कई बार यूज होगा, आपको बताया था पोटेशियम परमैंगनेट को जब पढ़ाया था ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में, तो एक ही अभिक्रिया कई बार उपयोग में आता था। वैसे ही बात यहां पर होने वाला है कि एक ही अभिक्रिया कई बार आने वाला है, तो इस अभिक्रिया को कई बार हम देखने वाले हैं ये करके। तो इस रिएक्शन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके देख लो आप क्या होने वाला है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये वाला लाइन हमने लिख ली। क्या था रिएक्शन, आपको याद आ रहा होगा? रिएक्शन क्या था? K2Cr2O7। बेटा यही चीज तो याद रखना है आपको इस पूरे चीजों में। आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4। अब याद भी हो गया, देखिए हमें भी याद हो गया। ये रिएक्शन हर जगह उपयोग होने वाला, हर जगह उपयोग होने वाला है। तो पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं क्या है। वो है अम्लीय माध्यम में KI से क्या रिएक्शन करेगा और वो आयोडीन कैसे मुक्त करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम पद क्या होगा, आपको पता होगा। प्रथम पद कल की रिएक्शन में आपने देखा था। प्रथम पद प्रथम पद तो ये है बेटा। द्वितीय पद क्या होने वाला है? KI। KI सबसे पहले रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ। तो क्या करना है कि K जो है SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा K2SO4। 2H बचता है, ये 2H बच गया। ये हाइड्रोजन को लेने के लिए ये ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेगा। ऑक्सीजन ये लीजिए, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन। देखिए K अभिक्रिया कर गया किसके साथ? इनके साथ। आयोडीन बच गया I2 के रूप में। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन बचा H2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? पानी। इस तरह से हो गया रिएक्शन। पहले रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन मिलता है, तीनों ऑक्सीजन एक एक करके अभिक्रिया में भाग ले लेगा। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए 3 ऑक्सीजन उपयोग कराने के लिए इस रिएक्शन को 3 बार कराना होगा। ये लीजिए। कल के क्लास में अगर आप नहीं है तो भी आपके लिए आसान है, देख लीजिएगा। रिएक्शन बड़े बड़े दिखते हैं, होते बड़े आसान है। कैसे, जरा देखें। 3 ऑक्सीजन वहां से, 3 ऑक्सीजन यहां से कट गया, दोनों तरफ बराबर हो गया ना। चलिए बच क्या गया, देखो रिएक्शन को जोड़िए। जोड़ने पर क्या मिलेगा? K2Cr2O7 प्लस 4 इधर 3 इधर 7 H2SO4 प्लस 2 3 6 6 KI गिव्स। अब इस तरफ चलते हैं, इधर है 1 और इधर है 3, तो 4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस पानी 4 और 1 3 7 प्लस I2 3 टाइम्स I2। ले लीजिए। चलिए बोलिए, हो गया? करो भाई, इसको करना होता है तब सीखते हैं लोग, ऐसे हवा में नहीं सीखेंगे। तो कई प्रैक्टिस करते रहने होंगे तब सीख पाएंगे।
तो चलिए अगला रिएक्शन करें बेटा, बस इसको बार बार करना। कल देखे थे ना आप लोगों ने, बहुत अच्छे से किए हो ना कल, तो भाई उसको करते रहना। भाई भाई इतनी बात बोलूंगा मैं आपको जल्दी से। देखिए फेरस से फेरिक लवण, ये कैसे बनेगा भाई? तो बेटा आपको पता है प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद, फेरस क्या होता है Fe2 प्लस, और फेरिक क्या होता है Fe3 प्लस। तो फेरस लवण से फेरिक लवण मैं फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता हूं, जो फेरस सल्फेट। तो इसकी जगह पे मैं लेता हूं फेरस सल्फेट, तो FeSO4 लेता हूं, और इससे बनाता हूं फेरिक सल्फेट यानी Fe2SO4 थ्राइस बनाता हूं। चलिए FeSO4 की अभिक्रिया H2SO4 से कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फेरिक सल्फेट बनाता, फेरस से फेरिक, तो एक बन जाएगा Fe2SO4 थ्राइस। 2 बार हो गया, हो गया। H2 बचता है, पहले रिएक्शन का ऑक्सीजन उपयोग में आ जाएगा, तो ये बन गया पानी। बेटा पहले रिएक्शन में कितना था? क्या रिएक्शन याद आ रहा है ना? क्या है? K2Cr2O7 plus 4H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2O plus 3O। इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई। क्यों भैया? क्योंकि 3 ऑक्सीजन वो बन रहा है, तीनों ऑक्सीजन को रिएक्शन में लेना है। इस तरह से ये बन जाएगा रिएक्शन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट गया, 3 ऑक्सीजन इधर से कट गया, 3 ऑक्सीजन इधर से, क्योंकि 3 ही ऑक्सीजन है ये, 3 से गुणा है ये। तो बताओ क्या बना? रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस 4 3 7 H2SO4 प्लस 3 3 दूनी 6, ये 3 2 है ना, 3 दूनी 6, 6 FeSO4 प्लस इधर देखो K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस, 4 और 3 7 7H2O, ये तो हो गया। ये कितना? 3 टाइम्स 3 Fe2SO4 थ्राइस। इसी तरह से सारे रिएक्शन करते जाना है, करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना आपको बहुत सारे। अगर आप इस रिएक्शन को, जो मैंने 2 रिएक्शन बताए, इसको आप कई बार आप प्रैक्टिस कर लो, हर एक रिएक्शन आप कर सकते हो, जितनी भी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कर सकते हो। तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। बस मैथमेटिक्स से बेटा एक बार समझ में आना चाहिए। आपने केमिस्ट्री को किस लेवल तक कोशिश करते हो, इस पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रोना धोना इस बात की होती है कि शुरुआत अच्छे नहीं पकड़ में आते हैं, इसलिए ऐसा होता है, बाकी आसान बहुत ज़्यादा है। H2S से S आसान लग रहा है ना? H2S का ऑक्सीकरण होगा तो वह सल्फर मुक्त करेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। पहला ये प्रथम पद वही है, फर्स्ट स्टेप K2Cr2O7 4H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 4H2O प्लस 3O। ये तो बार बार दिमाग में भी रट्टा मार गया। तो दूसरी बात, सेकंड स्टेप, क्या देख रहे हो? H2S को ऑक्सीजन पहले समीकरण से मिला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बन गया, सल्फर मुक्त हो गया। ऑक्सीजन एक ही यूज हुआ है ना, तो 3 बार रिएक्शन हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन उधर, कट गया भाई। क्या मिल गया देखो तो इधर, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 गिव्स, ये भी तो देखना, H2S
बोलो 3 बार। तीन और 4 7 H2O, फिर 3 सल्फर। ये लीजिए, ऐसे ही करना है ना, बिल्कुल ऐसे ही अभिक्रियाएं करते रहना बच्चों। ध्यान रखना जो आज की क्लास में आपने देखा है उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो भी करो, कल वाली भी क्लास एक बार कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस इतना ही कहूँगा। तो आज मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको देखते जाइए लाइन से। एक है सल्फाइड से सल्फेट। मैं सल्फाइड सोडियम सल्फाइड दे देता हूँ, Na2SO3 को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सल्फेट में, Na2SO4 में। इस वाले रिएक्शन को करके देखना आप। ये वाला तो कर लिए, ये वाला कर लिया, दोनों हो गया ना। ये वाला भी करके दिखाया मैंने, ये वाला और ये वाला अभी करना है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन कर लेना। नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 को अभिक्रिया कराओगे वैसे ही 2 पदों में, तो ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनेगा, इसमें कर देना। ऑक्जेलिक अम्ल है COOH। कल वाली क्लास जरूर देख लेना भाई ना, पोटेशियम परमैंगनेट वाली, तो उसी के आधार पे आप रिएक्शन करते जाना। तो बेटा हर रिएक्शन को अगर मैं बार बार कराते रहूंगा तो सबसे पहली बात है कि आप सीख ही नहीं पाओगे। कुछ चीजें आपके हाथों में छोड़ रहा हूं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। आप ये दोनों रिएक्शन के लिए करना है आपको। ये इसको किस में कन्वर्ट करना है? H2SO4 में कन्वर्ट करना है। ये वाला रिएक्शन भी इथेनॉल का इथेनोइक अम्ल में, देखो प्रथम पद वही होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। प्रथम पद वही होगा जो करते हो, द्वितीय पद में क्या होगा वो जरा समझेंगे। द्वितीय पद में इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, ये ऑक्सीजन जो मिलता है ना, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन पानी बन के निकल गया, बच क्या गया? CH3CHO। एक H यहां से एक H निकल गया तो एक H बचा है, तो CHO बचा है, तो CH3CHO बचा है। फिर ये एक ऑक्सीजन मिल करके इसके साथ मिल करके ये बन जाएगा CH3COOH। इस तरह से एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये इसको करना है आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाला रिएक्शन, और इस तरह से कुछ होमवर्क रिएक्शंस दे रहा हूं, तो आपको K2Cr2O7 को अच्छे से सीखना समझना है। फिर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन की संरचना मैंने शुरू में थोड़ी सी बताया। डाइक्रोमेट आयन या डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7-2। संरचना सूत्र क्या बताया? Cr O-O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, समचतुष्फल की संरचना है भाई। ये लीजिए, चतुष्फल की संरचना उभयविष्ट, यानी 2 दिशाओं में चतुष्फल की संरचना नजर आता है इसका क्या उपयोग है? प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में। क्रोमियम के कई ऐसे यौगिक है जैसे क्रोम एलम, क्रोम येलो, क्रोम रेड आदि का उपयोग किया जाता है। रंजक के रूप में क्रोम टैनिन आदि में उपयोग किया जाता है, प्रिंटिंग वगैरह में उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। कांच के सामानों में कलर उत्पन्न करने के लिए, उनको स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए क्रोमिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह है इसका उपयोग। और बाकी सारी चीजें, एक और है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। ये एक बार जरूर इस पे मेहनत करिएगा। तो कुछ काम मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। तो बेटा आज की क्लास को करने के बाद आप नेक्स्ट क्लास जो लेने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, बता देता हूं, अभी बता देता हूं आपको, वो है लैंथेनाइड संकुचन। नेक्स्ट क्लास में आपको लेने वाला हूं लैंथेनाइड संकुचन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगला क्लास और लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को हो सकता है कल रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन भी इसी के साथ मैं आपको दे दूंगा। तो आज जितने बच्चों ने शुरू से यहां तक देखा है, तो आप में से बच्चे बताइए कि कितने बच्चों ने शुरू से इस क्लास को देखा है और कितना सीखा है। तो भाई रेगुलर रहोगे तो सीखोगे ही ना,
तो जिन बच्चों ने बीच में उसका बैकलॉग लग गया, छूट गया है, उन बच्चों को कहूँगा सारे बच्चों का ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को खोल कर देखिए और बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे समझाया गया है, बच्चे ध्यान रखिएगा। आज की बातें यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।